हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों आज है हमारा डेली नाइट टेस्ट सीरीज पार्ट 13। तो इससे पहले 12 भाग आ चुके हैं। जो पहली बार हैं वो देख लें 12 के 12 भाग, क्योंकि सबके सब महत्वपूर्ण हैं। और जो एक हमारी मॉर्निंग सीरीज आती है 4 बजे, तो उसको भी आप लोग देखें, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण साबित आपके होने वाली एग्जाम में। तो चलो ठीक है, आज बात करते हैं पार्ट 13 पर। पहला हमारा प्रश्न है कि उत्तराखंड में मूर्तियों का भंडार किसे कहा जाता है। उत्तराखंड में मूर्तियों का भंडार, बहुत आसान सा प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों होता है सी, लाखा मंडल को। अब थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं कि लाखा मंडल को मूर्तियों का भंडार के कारण लाखों मूर्तियों के कारण मूर्तियों का भंडार कहा जाता है। और उसके बाद जान लेते हैं कि लाखा मंडल यमुना और रिखनाल नदी के संगम पर है। एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि ये पूछ सकता है कि यमुना और रिखनाल नदी का संगम कहाँ पर होता है, तो हमारे लाखा मंडल में ही होता है। बात करें कि लाखा मंडल किसका मंदिर है, तो लाखा मंडल दोस्तों हमारे शिव का मंदिर है, और जो कि हमारे उत्तराखंड शैली में स्थित है। दोस्तों इससे पहले मैं उत्तराखंड शैली में जितने मंदिर हैं आपको बता चुका हूँ। तो आप लोग तीनों मंदिर के एक बढ़िया करें, लिख के कमेंट करें कि ये वाला मंदिर उत्तराखंड शैली में है करके। उसके बाद है कि लाखा मंडल में राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख मिला है। वो महाभारत काल का जो लक्षागृह था वो भी कहाँ, हमारे इसी लाखा मंडल पर बनाया गया था। तो एग्जाम पूछा गया है कि ईश्वरा का अभिलेख कहाँ से मिला है, तो कहाँ से, लाखा मंडल से। और महाभारत काल में लक्षागृह कहाँ बनाया गया, तो कहाँ, हमारे इसी लाखा मंडल में। उसके बाद कुछ जान लेते हैं कि लाखा मंडल का जो अन्य नाम है वह है दोस्तों मण व सिंहपुर। आप लोग पूरे इसको नोट कर लें। बाकी जो पहली बार देख रहे हैं, टेलीग्राम पर चैनल है उत्तराखंड समाधान। कल की वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे आपको ज्वाइन करना है। कल जो वीडियो थी उसको देख लें और ज्वाइन कर लें। दूसरा प्रश्न है कि कुल्ली बाजार हैप्पी वैली कहाँ स्थित है। कुछ नहीं, मैंने ऐसे क्वेश्चन दे दिए। मैंने कहा भाई अगर ये लोग, अगर कहीं से क्वेश्चन बनता तो आप लोगों की गलती नहीं होनी चाहिए। तो कौन सा, कुल्ली बाजार हैप्पी वैली। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों होता है सी, मंसूरी में। अब देखते हैं कि मंसूरी के और कौन कौन से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। देखिए हैप्पी वैली, ठीक है, बेनोग हिल, ऑब्जर्वेटरी। देखिए ये सभी हमारे जो है ना मसूरी के पर्यटन या मसूरी के आसपास के क्षेत्र है, बिल्कुल मसूरी के नहीं है। उसका क्लेब सेंचुरी, क्लाउड एंड वन चेत्रा केंद्र बहुत महत्वपूर्ण है। लंढौर बाजार, कुलड़ी बाजार, ज्वालाजी मंदिर, सुरकुंडा देवी, सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, नाग टिब्बा, तोब टिब्बा, धनौल्टी, तिब्बती स्तूप, कैमल्स बैंक, म्यूनिसिपल गार्डन, भट्टा फॉल, कैंपटी फॉल, मेसी फॉल और मलिंगार होटल। तो मलिंगार होटल दोस्तों किताबों में तो जो पहली परीक्षा होनी थी वहाँ पर लिखा था कि 1928 में, सॉरी 1828 में इसका निर्माण हुआ था। लेकिन शायद अब कुछ नई वाली परीक्षाओं में शायद ऊपर नीचे कुछ इसमें सन में हो गया है। तो ये सभी जो हमारे पर्यटन स्थल हैं, ये जो भी स्थान है, ये सब हमारे मसूरी के आसपास या मसूरी के पर्यटन स्थल के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा प्रश्न दोस्तों, सॉरी तीसरा प्रश्न है कि रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध किस क्षेत्र से है। दोस्तों एग्जाम आ चुका है, एग्जाम में तो परीक्षा में आ चुका है प्रश्न। तो पूछा गया रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध। तो दोस्तों ये थे हमारे क्या, चित्रकला से संबंधित थे। अब जान लेते हैं रणवीर सिंह बिष्ट के बारे में। रणवीर सिंह बिष्ट का जन्म 1928 में लैंसडाउन का हमारे पौड़ी में हुआ था। और रणवीर सिंह बिष्ट इसलिए फेमस है दोस्तों क्योंकि रणवीर सिंह बिष्ट लखनऊ के आर्ट कॉलेज में प्राचार्य नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। इससे पहले जो भी इस लखनऊ के आर्ट कॉलेज में प्राचार्य होते थे, प्रधानाध्यापक होते थे, वो हमारे अंग्रेज थे। तो प्रथम हमारे कौन थे, रणवीर सिंह बिष्ट थे। उसके बाद ये चित्रकला से संबंधित है, तो इनके चित्रकला कुछ महत्वपूर्ण प्रसिद्ध थे। जैसे कौन सा, पहाड़ी लोक नृत्य, पहाड़ी शीत से बचने का सहारा और पहाड़ी घसियारे। दोस्तों पहाड़ी घसियारे को तो नोट कर लें, क्योंकि इसके 90% चांस बनते हैं एग्जाम में आने की, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उसके बाद फिर जो रणवीर सिंह बिष्ट हैं, इनको इनके उल्लेखनीय कार्य के लिए सन 1991 में इनको पद्म श्री से भी इनको सम्मानित किया गया। और एक इन पर एक पुस्तक लिखी गई है, R.S. बिष्ट इन सर्च ऑफ सेल्स। पांचवा प्रश्न दोस्तों, उत्तराखंड पर्यटन व
चार धाम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारा बी, विराट कोहली को हमारा पर्यटन व चार धाम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अब थोड़ा ब्रांड एम्बेसडर सभी जान लेते हैं कि प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन से उत्तराखंड हमारे, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन के भारत में भी और उत्तराखंड के भी हमारे अक्षय कुमारी हैं। अगर कोई चेंज हो गया तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दें। उसका योगा योगा के हमारे वैसे दिलराज कौर हैं। बाघ संरक्षण के हमारे महेंद्र सिंह धोनी हैं, MS धोनी क्रिकेटर। उसका वन विभाग के हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं जगत सिंह चौधरी, इनका उपनाम हमारा जंगली है। उसका नशे के खिलाफ ये हमारे संजय दत्त को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। स्पर्श गंगा अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हेमा मालिनी जी हैं। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ये अनुकृति देसाई या शायद गुसाई कुछ होगा, आप लोग कंफर्म कर लें कि देसाई है या गुसाई है। उसके बाद ना ये जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हर शायद जिले में भी कुछ अलग अलग थे, लेकिन उत्तराखंड के अंतर्गत हमारे अनुकृति गोसाई है, क्योंकि हरिद्वार के भी एक जो मैंने ब्रांड हमारे जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर था वो भी मैंने पढ़ा था। उसका खेल के हमारे यहाँ से ब्रांड एम्बेसडर वो मुकेश पाल जी हैं। और महिला सशक्तिकरण के कविता बिष्ट हैं। और एड्स नियंत्रण के हमारे चित्रांशी रावत हैं। और पर्यटन व चार धाम के तो विराट कोहली हैं। छठा प्रश्न है कि हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल नोट्स ऑन कुमाऊं में DD तिवारी ने निर्बुद्धि किस गवर्नर को कहा है, या किस गवर्नर को कहा है? ठीक है, थोड़ा सा गलती हो जाती है, किस गवर्नर को कहा है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो तो है क्या, ए, गोवन। अब जो DD तिवारी थे इन्होंने किसी न किसी को जैसे कुछ बोला था, जैसे कि उन्होंने ट्रेल को इन्हें जालिम बोला, गोवन को इन्हें निर्बुद्धि बोला है, और बैटन व विकेट को इन्होंने स्वार्थ परायण बोला है, और हेनरी रेमजो को इन्होंने क्या एकाधिपति शासक बोला है। ये सब के सब हमारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्योंकि कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सातवां प्रश्न है कि चंदवंश में रेशम के कारखाने किसने स्थापित करवाया? देखिए इससे पहले कल सोमचंद दे चुका हूँ। मैंने पूछा था कि आप लोगों को चंदवंश चाहिए, आप लोगों ने हाँ किया, कमेंट आया था कि हाँ हमें चंदवंश पूरा चाहिए। तो आपको इसी सीरीज में रोज़ रोज़ एक ही चंदवंश में पूरा करवाऊंगा। तो हमने कल सोमचंद की बात की थी, तो मैंने अगला पूछ दिया कि चंदवंश में रेशम के कारखाने, तो वो तो सबको पता है भाई कौन था हमारा, इंद्रचंद। अब तो जान लेते हैं कि व्याख्या करते हैं कि कुमाऊं में रेशम का कारखाना या कुमाऊं में रेशम का जो उत्पादन जो शुरू किया था वो इंद्रचंद ने शुरू करवाया था। और इंद्रचंद कहाँ से लाया था? रेशम के जो कीड़े थे वो कहाँ से, हमारे चीन से लाया था। हालांकि वो चीन से नहीं लेके आता, वो लाता नेपाल से, ऐसा कहा जाता है, लेकिन जो नेपाल के थे वो चीन से लाए थे, इसीलिए बोलते हैं कि हमारा इंद्रचंद रेशम के जो कीड़े लेके आया था, या जो रेशम का जो कारखाना इसने स्थापित कराई है, शुरुआत उसने चीन से की थी करके। उसके बाद है कि हमारे जो ये रेशम का जो उत्पादन था यह जब नहीं हो रहा था तो उसमें झूठ बोलने की प्रथा थी, जिसको पटरंग वाली प्रथा कहा जाता है। तो दोस्तों आता एग्जाम में कि पटरंग वाली प्रथा किस चंद्र राजा के समय देखने को मिलती है? तो वह कौन सा, हमारे इंद्रचंद के समय ही देखने को मिलती है। और दोस्तों जो इंद्रचंद था हमारा वो चंद वंश का चौथा राजा था, और जो कि गद्दी पर 758 ईस्वी में बैठता है अकॉर्डिंग टू मेरे। मैं किसी को उसमें नहीं जाऊँगा, क्योंकि जो मैंने लिखा है मैं आपको वो बता रहा हूँ। उसका देखिए हर किताब में अलग अलग लिखा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक। उसका देखिए सोमचंद, पहला चंद राजा कौन था? सोमचंद था, कल बता चुका हूँ कल की वीडियो में। तो उसका जो कार्यकाल था 700 से लेकर 721 ईस्वी तक था। उसका दूसरा हमारा चंद्र राजा जो आता है वो हमारा कौन सा? आत्मचंद आता है, जो 721 से 740 ईस्वी तक था। उसके बाद जो तीसरा हमारा आता हुआ था कौन सा? पूर्णचंद, जो कि 740 से 758 ईस्वी तक था। उसके बाद हम बात करते हैं कौन? चौथा राजा कौन? हमारा इंद्रचंद, जिसके बारे में आपको छोटा मोटा एक हल्का सा मैंने आपको बता दिया है। जो इसका जो शासनकाल था 758 से, मैंने आगे को इसलिए डॉट डॉट किया है क्योंकि कुछ निश्चित पैमाना मेरे को कहीं पर मिला नहीं। जो मिलता तो सिर्फ घनश्याम जी के बुक से मिलता है, तो मैं आपको ज़्यादा गलत नहीं बताने से अच्छा है कि आपको नहीं बताता हूँ। आठवां प्रश्न है कि सुदर्शन शाह का राजकवि व धर्माध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों जो हमारा सुदर्शन था जो सुदर्शन शाह जी थे टिहरी के प्रथम राजा। तो बात आती है कि कब गद्दे बैठते हैं, सबको पता है लगभग कि 28 दिसंबर
1815 को गद्दी पर बैठते हैं, यहाँ पर बात नहीं करूँगा। तो बात होती है कि कौन थे इसके इनके राज कवि या धर्मा अध्यक्ष, तो वो थे दोस्तों हमारे हरिदत्त शर्मा जी। अब बात आती है व्याख्या, जो राज कवि और धर्माध्यक्ष थे वो हरिदत्त शर्मा जी हैं, मैंने बता दिया आपको। और जो प्रथम वजीर थे किसके, हमारे सुदर्शन शाह के, वो दोस्तों ज्वालादत्त बहुगुणा जी थे। दोनों महत्वपूर्ण, दोनों आप लोग नोट कर लें। उसके बाद दोस्तों मूरक्रॉफ्ट हमारे तिब्बत की यात्रा करता है और इसी समय वो क्या करता है, टिहरी की भी यात्रा करता है। तो आ सकता है कि मूरक्रॉफ्ट का टिहरी आगमन कब हुआ था, तो 1820 में हुआ था। और एक हम पहाड़ी विल्सन जिनको बोलते हैं, कौन, फ्रेडरिक विल्सन का भी हमारा जो आगमन होता है वो भी हमारे कब, सुदर्शन शाह के समय ही हो जाता है। नवा प्रश्न है कि यमुना से 3 तरफ से घिरा गढ़ कौन सा है। तो दोस्तों कौन सा गढ़ है जो यमुना से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो दोस्तों वह गढ़ है हमारा मुंगरागढ़। ठीक है, इसका बी आंसर हमारा सही है। तो अब व्याख्या पढ़ते हैं कि यमुना से 3 तरफ से जो घिरा हुआ गढ़ है वो हमारा मुंगरागढ़ है। और जौनपुर जो गढ़ है हमारा, जौनपुर गढ़ हमारा दूसरा है जो कि अलगाड़ व यमुना के संगम पर स्थित है। और हमारा एक गढ़ और बात कर लेते हैं आज, चीलागढ़। तो चीलागढ़ दोस्तों सोनपाल का गढ़ हुआ करता था और जहाँ पर राज राजेश्वरी का हमारा प्राचीन मंदिर स्थित है। एग्जाम आता है कि राज राजेश्वरी का जो प्राचीन मंदिर है वो किस गढ़ के पास है, तो दोस्तों वह है हमारे चीलागढ़ के पास। और जो चीलागढ़ है हमारे वो बाल गंगा नदी के आसपास या तट पर है। 10वां प्रश्न है कि हमारा माधो सिंह भंडारी नाटक किसका है। तो इसका जो सही आंसर हमारा बनता दोस्तों वो तो बनता है इसका क्या, ए इंद्रमणि बडोनी। अब सब व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या यह कि मलेथा की जो कुल जो नाटक है वो तो दोस्तों जीत सिंह नेगी ने लिखा हुआ है। और माधो सिंह भंडारी जो नाटक है वो किसने लिखा है, हमारे इंद्रमणि बडोनी ने। बहुत महत्वपूर्ण है, मलेथा की कुल जीत सिंह नेगी और माधो सिंह भंडारी नाटक इंद्रमणि बडोनी। और एक मलेथा की जो कूल फिल्म बनी है उसके जो निर्देशक हैं वो हमारे बलराज सिंह नेगी हैं। और भड़ भंडारी माधो सिंह जो रचना है हमारी वो राजेंद्र धस्माना की है। तो सभी ये महत्वपूर्ण है, आप लोग नोट कर लें। और बाकी बताओ आपको सीरीज़ कैसी लग रही है, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो लोग मॉर्निंग 4 बजे वीडियो देख रहे हैं वो भी, जो नहीं देख रहे हैं वो भी देखें, क्योंकि मॉर्निंग 4 बजे आपका एक उठने का एक बढ़िया सा आपको एक मौका मिल रहा है इस यूट्यूब के माध्यम से, क्योंकि वहाँ पर भी आपको 4 बजे में लाइव मिल जाता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।